नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे की। बताते चले आपको कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को एक दिन के लिए देवघर दौरे पर होंगे। बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम में अमित शाह एक उर्वरक के कारखाने की आधारशिला रखने वाले हैं। भारतीय कंपनी इफ्को की ओर से बनाए जा रहे खाद कारखाने से न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक यूरिया के विकल्प के रूप में दूसरे उर्वरक का विकसित करने का सपना भी पूरा होगा। वहीं अमित शाह इसी के साथ मिशन संथाल में भी जुटेंगे। यहां अमित शाह बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को भी संबोधित करेंगे। इसके जरिए बीजेपी संथाल की 3 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीट पर विजय पताका फहराने की स्ट्रैटेजी बनाएगी। रैली के बाद अमित शाह बुद्धिजीवियों से शाम में मुलाकात करने वाले हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर उनमें जोश भरने का उनकी ओर से काम किया जाएगा। तो आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर आगमन को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां जोर शोर से जारी है। जसीडीह के इंडस्ट्रियल एरिया में भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। यहां हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई जा रही हैं। साथ ही एक बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है, जहां से अमित शाह जनता को संबोधित करेंगे। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर से हमारे सहयोगी मनीष दुबे। गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर पहुंच रहे हैं। यहां पर यूरिया नैनो प्लांट का शिलान्यास करेंगे, नींव रखेंगे। इसके साथ साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं आरके मिशन के शताब्दी समारोह में भी शरीक होने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर ये पंडाल बनाया जा रहा है। देखिए कि किस तरह से भव्य पंडाल का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। कई लोग जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। एक बड़ा स्टेज का भी यहाँ पर निर्माण करा दिया गया है। दिन रात जो है काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए। और यहाँ पर आने के बाद यहीं से जो नैनो प्लांट का जो नींव रखा जाएगा, यहीं पर नींव रखा जाएगा और फिर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग मौजूद होंगे उनको संबोधन भी करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि 2 किरान की मदद से जो बड़े पंडाल का बनाया जा रहा है, वो किरान की मदद से यहाँ पर काम किया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, दिन रात करके काम को किया जा रहा है। लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, पंडाल बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां देवघर में जोरों शोरों से है, जिसको लेकर यहाँ पर अभी पंडाल और स्टेज निर्माण कराया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और वहीं देखिए, 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर देवघर में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। देवघर के जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया के इफ्को को 20 एकड़ जमीन दी गई है, जिसमें इफ्को की ओर से नैनो यूरिया प्लांट बनाया जाएगा और इसी प्लांट का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया जाएगा। आयोजन से पहले कार्यक्रम स्थल का सांसद निशिकांत दुबे ने निरीक्षण किया। साथ ही सारी व्यवस्था का भी यहां पर उनकी ओर से जायजा लिया गया। उन्होंने दावा भी किया है कि पीएम और गृह मंत्री की नजर देवघर और गोड्डा पर विशेष तौर पर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्लांट के खुल जाने से संथाल परगना क्षेत्र के युवाओं को बेहतर रोजगार का साधन मिलेगा और कल कारखाने भी खुलेंगे। गृह मंत्री जी मिनिस्टर कोऑपरेटिव भी है, तो आ रहे हैं, तो यह सौभाग्य की बात है। दूसरा जो सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माननीय गृह मंत्री जी आए, इसके बाद आपको पता है कि कई एक योजनाएं ऐसी हैं जिसमें रेल मंत्री जी उसका लगातार उद्घाटन शिलान्यास करते रहे। तो इस इलाके पर कितना फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, ये दिखाता है केंद्र सरकार का कितना फोकस है। तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कितना सक्सेसफुल है। और हम विस्थापन पलायन रोकना चाहते हैं, हम यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देना चाहते हैं और हम जो है वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सभी कैसे ठीक रहें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए माननीय गृह मंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम।
तो कल यानी 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पूरे संथाल परगना से लोगों की भीड़ जुटने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के नेता अलग अलग क्षेत्रों से कैंप कर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए गोड्डा रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन गोड्डा रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे से खुलेगी, जो जसीडीह स्टेशन तक जाएगी। वहीं वापसी में ट्रेन 5 बजे शाम में जसीडीह से खुलेगी। ट्रेन दुमका स्टेशन होते हुए जाएगी, जिससे 2 जिलों के लोग आसानी से देवघर पहुंच जाएंगे। स्पेशल ट्रेन की अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। देश के गृह मंत्री का देवघर दौरा है और देवघर दौरे को लेकर पूरा संथाल परगना जो है वो उत्साहित है। हम आपको बता दें कि 4 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह का देवघर में दौरा रखा गया है। उस दौरान वो इफ्को नैनो प्लांट का जो है वो आधारशिला रखेंगे। इसके साथ साथ ही देवघर में विजय संकल्प रैली जो है वो भी भाजपा द्वारा की जाएगी और भाजपा इन तमाम तैयारियों को लेकर बहुत ही उत्साहित दिख रही है। उत्साहित इतनी है कि पूरे संथाल परगना से लोगों की भीड़ जुटने की आशंका जताई जा रही है और इस कड़ी में उस दिन यानी कि 4 तारीख को गोड्डा से एक स्पेशल ट्रेन देवघर के लिए जोड़ी जा रही है। स्थानीय जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट कर माध्यम से ये जानकारी दी है कि गोड्डा के रेलवे स्टेशन से 4 तारीख के सुबह 9 बजे एक पैसेंजर ट्रेन खुलेगी जो जसीडीह तक पहुंचेगी। वही ट्रेन वापस अगले उसी दिन शाम के 5 बजे जसीडीह से वापस गोड्डा आएगी। यानी कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से भाजपा उत्साहित है, पूरे क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लगातार जो भाजपा के अलग अलग नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे दीपक प्रकाश हो, वो संथाल का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान संथाल के दौरे के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे हैं और अगले कार्यक्रम को लेकर यानी 4 तारीख के अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर एक विशाल भीड़ जो है वो लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और इधर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर नियोजन नीति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने दावा किया कि साल 2024 में बीजेपी की जीत बिल्कुल तय है। साथ ही उन्होंने 4 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को सफल बनाने की भी लोगों से अपील की है। नियोजन नीति सरकार कुछ नहीं कर रही, खाली राजनीति कर रही है। हमने तो हेमंत सोरेन जी को कहा कि भाई दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके गोली मत चलाओ, राजनीति मत करो, होशियारी मत कराओ। भाई आपको राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है नियोजन नीति भी बनाने का और स्थानीय नीति भी बनाने का, तो आप केंद्र के मत्थे क्यों फेंकाफेंकी कर रहे हो? और वहीं राजधानी रांची में जारी कंस्ट्रक्शन के कारोबार में आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। राजधानी के मोरहाबादी मैदान के टैगोर हिल के पास रतन हाइट्स अपार्टमेंट के ठीक सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लोगों का यह आरोप है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से अपार्टमेंट की दीवारों में दरार आ चुकी है। साथ ही फ्लैट तक पहुंचने के रास्ते भी धंस चुके हैं और कुछ हफ्ते पहले रास्ता धंसने की वजह से एक कार गड्ढे में जा गिरी थी। आरोप यह भी है कि कुल 86 कट्ठे की जमीन पर नक्शा पास हुआ था और 40 कट्ठे पर अपार्टमेंट बना है, जबकि 46 कट्ठा जमीन फ्लैट के लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया गया था और आज उसी खाली जमीन पर नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। क्या आरोप है, क्या शिकायतें हम उनसे जानेंगे। ये जो बन रहा है, क्या शिकायत है आप लोगों की? हमें शिकायत नहीं, हमें बहुत बड़ा दिक्कत में हम लोग आ गए हैं। हम लोग का सब चीज सारा बाउंड्री आप खुद देखिए। शिकायत आप बताइए कि क्या क्या शिकायतें हमको होनी चाहिए और हमें क्या क्या शिकायत करनी चाहिए। पूरा बिल्डिंग में पूरा जो ये हमारा बाउंड्री तक खोद दिया है, इस बाउंड्री को गिरा दिए हैं, गिर गया है इस बाउंड्री और ये बाउंड्री तक खोदा गया है, तो वो अंदर भी अब जाके देख सकते हैं दरारें आ गई है। और हम लोग के यहाँ ये जो पैसेज है, ये पैसेज की जो आने जाने का जो हो रहा है व्हीकल्स का, उसकी वजह से ये भी कभी भी धंस सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। मतलब हमारे यहाँ हम लोग खड़े हैं, ये क्या कभी भी गिर सकता है। ये नीचे सेफ्टी टैंक आप देखिए जो होता है वो पूरा शॉकपिट पूरा का पूरा धंस गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन था, जो सड़क अपार्टमेंट तक पहुंची है, उस सड़क में भी दरारें आ गई हैं। जनरेटर भी लटका हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम का ऑर्डर है कि यहाँ पर जो काम प्रोटेक्शन वॉल का काम पहले होगा, दोनों तरफ का पूरा प्रोटेक्शन वॉल का काम होगा, तब तक ये काम रुका रहेगा, उनका अपना काम रुका रहेगा। लेकिन जो फ्लैट आप लोगों को हैंडओवर कब हुआ था? ना पहले ये काम लेकिन रुका नहीं है। काम देखिए वो अपना काम कर रहा है,
हाँ, प्रोटेक्शन वाल का काम इधर तो प्रोटेक्शन का काम शुरू। लोगों ने शिकायत की इसको लेकर? शिकायत की गई। अगेन भैया, अभी हमारी लाइफ इतनी ज्यादा रिस्क में है। आप धनबाद का इशू आप अपने 2 दिन पहले न्यूज में देखा होगा, फायर का जो आग लगी है। व्हाट इज द प्रोटेक्शन? अगर यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती अगर आग लगती है तो। हम लोग रात दिन इसी चिंता में है कि मतलब हमारी लाइफ कितनी ज्यादा रिस्क में है। आप ये देख सकते हैं, उनका अपना काम चालू है। अच्छा, ये पूरा जो पूरी जमीन है ये कितने 86 कट्ठा है। 86 कट्ठा में नक्शा पास हुआ था RRDA के द्वारा, और उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को 40 कट्ठा बना के दे दिया। 46 कट्ठा बिल्डर और लैंडलॉर्ड मिल करके अपने कब्जे में रख लिए जबरदस्ती, और बोलते कि हम लोग देंगे नहीं। और ये जबरदस्ती अनलीगल ये नक्शा नगर निगम ने पैसा खा करके पास कर दिया। हम लोग हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं। हम लोग 6 तारीख को हाईकोर्ट में भी केस दायर है। 6 तारीख को हमारी डेट है, वहाँ पे हम लोग हाईकोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे नगर निगम के खिलाफ और बिल्डर के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ। अपार्टमेंट पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का आरोप है, लोगों का कहना है कि दरारें अंदर तक पहुंच रही हैं। यहाँ से अब गुजरना भी मुश्किल हो गया है। अपने घर तक यानी अपने अपार्टमेंट तक भी लोग नहीं पहुंच सकते। लिहाजा लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का काम रुकवाया जाए ताकि यह अपार्टमेंट बच सके। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो आप 2 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए जहां पर अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है, और ये 2 से 3 दिन पहले की तस्वीर जहां पर इसी निर्माण की वजह से गड्ढे में एक कार जा गिरी थी। जो रास्ता है घर तक जाने का वो धंसता जा रहा है, और लोगों का ये आरोप है कि मुनाफे के लिए उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, और सभी लोग अभी बिल्कुल परेशान हैं। अभी हमने सबकी राय भी आपको सुनाई, किस तरीके से जो लोग हैं वो इस वक्त दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूर्वी सिंहभूम में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग का छापेमारी अभियान लगातार जारी है, और इसी अभियान के तहत सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश के मुताबिक विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब और महुआ बरामद कर जब्त किया गया। इस दौरान 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। वहीं 3 अवैध शराब विक्रेता फरार बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के बाराजोरी में पत्थर माफिया पर अधिकारियों के साथ मिलकर एनओसी में फर्जीवाड़ा करने और करोड़ों रुपए मूल्य के पत्थर माइनिंग को अंजाम देने का आरोप लग रहा है। पत्थर माफिया फर्जी एनओसी का सहारा लेकर पिछले कई वर्षों से पत्थर उत्खनन में लगे हुए हैं। हैरत की बात यहां पर यह है कि इसकी भनक बड़े अधिकारियों को भी नहीं लगी है। इस तरह से अब तक सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो चुका है। ग्राउंड जीरो से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से पत्थर माफिया पत्थरों को लूटने पर आमदा है और इस प्रकार लगातार अवैध माइनिंग करवा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बाराजोरी में, जहां पर पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, ये खदान मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसका लीज भी कुछ महीनों के अंदर ही समाप्त होने वाला है। लेकिन वहीं सबसे बड़ा सवाल इसके एनओसी को लेकर के उठ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एनओसी में साफ ये दर्ज किया गया है, अंचलाधिकारी ने एनओसी में इस बात को लेकर कही है कि जो खनन जहां पे हो रहा है पत्थर का, उसके 500 मीटर की दूरी तक कोई जल स्रोत नहीं है, कोई नदी नहीं है। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये नदी है, और महज जो खदान है, खदान से 5 मीटर की दूरी पर ये नदी है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि अवैध उत्खनन गिरिडीह जिले के अलग अलग इलाकों में हो रहा है और सरकार का राजस्व नुकसान हो रहा है। आपको बता दें ये जो नदी देख रहे हैं इसे माजिला नदी कहते हैं, और ये प्लॉट नंबर इसका 310 है। वहीं बगल में जो खदान आप देख सकते हैं, जो महज 3 से 4 मीटर की दूरी के बगल में ही है खदान, जो प्लॉट नंबर 313 में है। जो विजुअल में साफ आप देख सकते हैं, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। मैप में जो बताया जा रहा है, ये प्लॉट नंबर 310 में नदी है और 313 में खदान चल रहा है, जिसकी दूरी लगभग 5 से 10 मीटर की महज दूरी है। जबकि वहीं आपको बता दें, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से अंचलाधिकारी महोदय ने बताया है कि यहाँ पे जो नदी है, इस खदान से 500 मीटर की दूरी में कोई नदी नहीं है। आप विजुअल में साफ देख पा रहे होंगे, वहां पे लिखा गया है क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई नदी है।
तो बताया गया नहीं है, जबकि हकीकत में ये है कि एक बहुत बड़ी नदी है। और अगर हम मैप के अनुसार बात करेंगे, जिसका खाता नंबर 5 आता है, प्लॉट नंबर 313, उसमें बताया जा रहा है लगभग 15 से 20 मीटर की चौड़ाई की नदी है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं महज 4 से 5 मीटर की चौड़ाई पे नदी है। वहीं जगह जगह पर खदान के ओबी को गिराया गया है और इस प्रकार नदी पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग जांच करा रहे हैं। जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। क्या आपके पास इस तरह का कोई शिकायत आया सर एनओसी को लेकर के? अभी तक नहीं, एनओसी की नापी के लेकर मेरे पास शिकायत आई, इससे नापी कराई। किस तरह से एनओसी में कहा गया है कि 500 मीटर की दूरी में कोई नदी नहीं है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर नदी है। तो इस प्रकार गिरिडीह जिले में यहाँ पर पत्थरों का अवैध उत्खनन अधिकारियों के मिलीभगत से पत्थर माफिया लगातार कर रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और गुमला पुलिस ने अफीम की खेती पर फिर बड़ी कार्रवाई की है। गुमला सदर थाना क्षेत्र के पतिया इलाके में 50 डिसमिल से अधिक जमीन पर अफीम की खेती को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और इसकी जानकारी मिलने पर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में एसडीपीओ और थानेदार के साथ पुलिस बल गांव में पहुंची। इस दौरान बिना लाइसेंस के ही अफीम की खेती की जानकारी मिली। वहीं इसमें रांची सहित बाहर के लोगों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है, साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम पतिया बोड़ा टोली थाना गुमला के द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पुनी सह थाना प्रभारी विनोद कुमार साथ पुअनी मुजम्मिल के साथ वहां पर जाकर छापामारी की गई। इसमें हम मजिस्ट्रेट के रूप में के साथ में हम लोग छापामारी की है और वहाँ पर जाकर देखा गया कि उनके द्वारा करीब 30 से 40 ईस्वी में अवैध अफीम की खेती की गई थी, जो पुलिस के सूचना मिलने पर उन लोगों के द्वारा बचने के लिए उस खेती को विनष्ट भी करने की कोशिश किया गया था। पुलिस पहुंच के त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी विनष्ट खेती को विनष्ट किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से आपको बता दें, चिलखरी नरसंहार का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार चल रहा था नक्सली कोल्हा यादव, जो कि चिलखरी नरसंहार का आरोपी है। 16 साल पहले चिलखरी नरसंहार हुआ था। जानकारी आपको देते चले, जमुई पुलिस के सहयोग से ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। चिलखरी में 16 लोगों का मर्डर हुआ था और इसी नरसंहार का आरोपी जो है वो फरार चल रहा था, नक्सली कोल्हा यादव, जिसे अब पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड में मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं अगलगी में झुलसे लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बने भवनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामक सेवाएं हमारी कमजोर हुई हैं या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उस हिसाब से अग्निशामक व्यवस्था को हमने अपग्रेड नहीं किया है, तो उसकी क्या कमी खामी है उस पर विचार होगा। इसी के साथ जो बिल्डिंग बन रहे हैं और बिल्डिंग बायलॉज का जो उल्लंघन हो रहा है उस पर भी विचार होगा। तो इस पर चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में बैठक कल या परसों होगी और जिस पर इसके निस्तारण का उपाय किया जाएगा। सहायता के रूप में हम उस परिवार को सबल होने के लिए 4 लाख रुपए और जो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन सभी लोगों का इलाज सरकार करेगी। जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो किसी को एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा, तो उससे भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। और धनबाद में घटी भीषण अगलगी की घटना के बाद पूरे झारखंड में अग्निशमन विभाग को अलर्ट किया गया है, लेकिन रामगढ़ अग्निशमन विभाग मात्र 8 कर्मियों और 3 गाड़ियों के भरोसे चल रहा है। रामगढ़ एक औद्योगिक और कोयला खदान आधारित जिला है। ऐसे में किसी बड़ी घटना होने की स्थिति में अग्निशमन विभाग किस तरह से अगलगी की बड़ी घटनाओं पर काबू करेगा, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी जावेद खान। मौजूद हूँ रामगढ़ के अग्निशमन केंद्र में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अग्निशमन वाहन को। यहाँ पर कुल
3 अग्निशमन वाहन है, जबकि रामगढ़ जो है औद्योगिक जिला है और यहाँ पर कई कोलियरियाँ हैं, कई तरह के कल कारखाने हैं, कई यहाँ पर स्कूल्स हैं, कई निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं। ऐसे में यहाँ पर किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि धनबाद में 2 घटनाएं अभी हाल में घटित हुई है। ऐसे में यहाँ के अधिकारी से हम बात कराते हैं। कितने कर्मी हैं, कितने वाहन आपके पास हैं? एक सब ऑफिसर हैं यहाँ के जो प्रभारी हैं महेंद्र सिंह, 3 प्रधान अग्नि चालक हैं और 4 अग्नि चालक हैं। आपके पास कितना अग्निशमन वाहन है? 3 वाटर टेंडर है और तीनों अवेलेबल सही है, किसी समय आप आग पर काबू पा सकते हैं। तो छोटी जगह, संकरी जगह बजाने के लिए ये छोटी गली पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो पाता है, थोड़ा जीप रहता है छोटा। तो हम मांग किए हैं सर के माध्यम से कि एक रामगढ़ अग्निशमन में छोटी जीप दिया जाए, जिसका गली में जाने में आसानी हो सके। तो मात्र 8 कर्मी ही है आपको लेकर? जी, पावर बहुत कमी है रहने के कारण हम लोग किसी तरह आग पर काबू पा रहे हैं। अभी आप लोग अवेयरनेस भी चला रहे हैं? जी, सभी जगह पर। जी, तो आप समझ सकते हैं, चूंकि रामगढ़ एक औद्योगिक जिला है और धनबाद की घटना से सबक लेने की जरूरत है। यहाँ पर मात्र 3 अग्निशमन वाहन हैं और इसको अधिकारी को लेकर 8 कर्मी ही यहाँ तैनात हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से अगर बड़ी घटना आगलगी के रामगढ़ जिले में हो जाएगी तो उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। हालांकि अधिकारी ने बताया कि छोटी अग्निशमन वाहन के लिए भी उन्होंने मुख्यालय से मांग की है और यहाँ पर मेन पावर भी बढ़ाने के लिए उन्होंने मांग की है, लेकिन देखना होगा कि यह कब तक यहाँ पर मिल पाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ में अगर आगलगी की बड़ी घटना धनबाद जैसा हो जाए तो आग पर तुरंत काबू पाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर।